Have a good day, class 9 student. Today your economics chapter first, village in Palampur. Now page number 2, farming in Palampur. Number 1, if people read and also to last day explanations कि कोई भी प्रोडक्शन हो करने के लिए जो नेसेसरी नीड्स के तौर पे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ऑल द थिंग्स आर नीडेड. तो लाइक दैट यहाँ पर लैंड इज फिक्स्ड. तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihoods. तो पालमपुर जो विलेज है, यहाँ के जो मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी या मेन एक्टिविटीज कामकाज लोग जो करते हैं उसमें 75% लोगों का मेन काम ही है फार्मिंग करना, मतलब एग्रीकल्चर करना, और उसी के जरिए वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वो लोग हो सकता है अपनी ज़मीन में काम करे या तो फिर दूसरे की ज़मीन में, मतलब फार्म लेबर्स. द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म. तो चाहे ओन फार्म हो या दूसरे के फार्म में काम करे, लेकिन वो लोग क्या है ना फार्म के रिलेटेड या जो प्रोडक्शन होता है उसके साथ जुड़े हुए थे. बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. तो एक बट ये माइंड में रखना होगा, जो पालमपुर एरिया के जो विलेजर्स थे उन लोगों का जो लैंड एरिया था, ज़मीन जो था, ये क्या था, फिक्स्ड था. सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन. 1960 तक पालमपुर एरिया में जो कल्टीवेशन का लैंड एरिया है उसका कोई एक्सपेंशन नहीं था. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. उसके बाद क्या हुआ ना, कुछ वेस्टेड लैंड, जो ज़मीन का व्यवहार नहीं हो रहा था, जो ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको फर्टिलाइज करके उसको कल्टीवेशन लैंड में बदलाव लाया गया. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. और इसके बाद और कोई नया स्कोप दिख नहीं रहा था कि फार्मिंग जो लैंड है उसको इंक्रीज कराया जाए, बढ़ाया जाए कल्टीवेशन के लिए. Now is there a way one can grow more from the same land? अभी उस एरिया के फार्मर, नॉट ओनली उस एरिया के, अभी तब जब लैंड लिमिटेड है तब ये फार्मर को सोचना होगा कि ऐसा कोई वे है जिसके जरिए उसी लैंड में, सेम लैंड में मोर प्रोडक्ट ग्रो कर सके. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये जो पालमपुर विलेज, ये कहाँ पर अवस्थित है ना, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दिशा में एक गांव है. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. पालमपुर में जितने भी ज़मीन है सभी लैंड में ही कल्टिवेटेड होता है. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. एक भी हिस्सा ज़मीन का जिस खाली नहीं रहता है, जो एरिया में दूसरा कुछ एग्रीकल्चर किया जाए. ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो जोवार एंड बाजरा. बारिश के मौसम में फार्मर लोग क्या करते हैं, जोवार बाजरा का कल्टीवेशन करते हैं. दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. और इसके पेड़ पौधा भी जो होता है वो गाय भैंस को खिलाने के काम में आता है. इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. और उसके साथ साथ अक्टूबर टू दिसंबर महीने में ठंडी के आने से थोड़ा पहले तक क्या कल्टीवेशन होता है ना, पोटैटो, आलू. इन द विंटर सीजन फील्ड आर सोन विथ व्हीट्स. और उसके बाद जब विंटर सीजन आता है सभी फील्डों में, सभी खेतों में गेहूं का खेताई, मतलब एग्रीकल्टिवेशन होता है. फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्ट farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus
wheat at the market at रायगंज। व्हीट प्रोडक्शन के टाइम क्या करते हैं फार्मर लोग जितने खुद की फैमिली के लिए ज़रूरत है उतना रखने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको नियरेस्ट जो मार्केट है वहाँ पर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। नियरेस्ट मार्केट का नाम है, यू पीपल रिमेंबर, रायगंज। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to trade शाहपुर। तो इसके साथ साथ नॉट ओनली व्हीट्स कल्टीवेशन हो रहा है, कुछ लैंड ऐसा है जहाँ पर शुगर केन कल्टीवेशन किया जाता है पूरी साल भर, जिसके जरिए, और शुगर केन क्या है ना, एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, या लोग डायरेक्ट भी उसका गन्ने का जूस भी पीते हैं, और उसके साथ जागेरी मतलब गुड़ बन रहा है जो बिजनेस के सिलसिले में या सेल करने अपने घर पे यूज़ करते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो शाहपुर मार्केट में भी सेल किया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crop in a year in पालमपुर is due to the well development system of irrigation। ये जो पालमपुर में एक साल में वेरियस टाइप ऑफ कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है ना, वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था बहुत ही अच्छा डेवलप था। इट्स मेजर इम्पैक्ट was to transform the system of irrigation। Persian wells were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigated small fields। पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल करके फार्मर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड में पानी का वाटर का सप्लाई करते थे, या ताकि उन लोगों का ज़मीन में और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर हो पाए। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल could irrigated much larger areas of land more effectively। तो पहले क्या होता था, जो पार्शियन व्हील्स है उसके जरिए वेल से इधर कुएं से पानी उठाते थे, लेकिन उसके बदले में कॉमन पीपल ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ट्यूबवेल के जरिए अगर इरिगेशन किया जाए, मतलब सिंचाई व्यवस्था किया जाए, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। The first few tubewells were installed by the government। गवर्नमेंट ने पहले कुछ ट्यूबवेल इंस्टॉल करवाया, कुछ ट्यूबवेल लगाया गवर्नमेंट के द्वारा। Soon however farmers started setting up private ट्यूबवेल। धीरे धीरे फार्मर लोग खुद से ही अपने ज़रूरत के हिसाब से ट्यूबवेल सेटअप करना शुरू किया। As a result, by mid 1970 the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated। इसी के चलते हुए 1970 में जाके जो पालमपुर के एग्रीकल्चर एरिया है नियर अबाउट 200 हेक्टर्स, सारे एरियाज में कल्टीवेशन पॉसिबल हो गया। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा जब एक साल में किसी भी ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है तब उस ज़मीन को मल्टीपल क्रॉपिंग लैंड कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। यही एक बहुत ही आसान तरीका है कि प्रोडक्शन बढ़ाने का एक हिस्से ज़मीन के ऊपर। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years। तो all the farmers पालमपुर के जितने भी फार्मर्स हैं वो लोग मेनली 2 मेन क्रॉप्स, जैसे क्या है ना, रेनी सीजन में ज्वार बाजरा और विंटर सीजन में व्हीट्स। इसके साथ साथ उसके बीच में कुछ फार्मर थर्ड क्रॉप्स के तौर पे पोटैटो का भी कल्टीवेशन करते हैं। Let's see in the next page, if we will see the table under the land cultivated land in India यूनिट मिलियन हेक्टेयर्स के तौर पे एक आप लोगों को एक यहाँ पर टेबल दिखाई देगा। इस टेबल में आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
हमारे देश में, हमारे इंडिया में कितने कल्टिवेटेड लैंड, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए कितने ज़मीन, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, इन द ईयर 1959 to 1951 कल्टिवेटेड एरिया था मिलियन हेक्टर्स, 129 मिलियन हेक्टर्स। आफ्टर दैट 1990 to 91 में यही बढ़ गया है, बढ़ के कितना हुआ है, 157 मिलियन हेक्टर। ऐसे ही धीरे धीरे टू द लास्ट हमारी किया गया है 2014-15 में, जहां पर 155 मिलियन हेक्टर्स कल्टिवेटेड एरिया है। पी मीन्स प्रोविजनल डेटा, मीन्स गवर्नमेंट द्वारा जो डेटा प्रोवाइड करवाया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर शो किया गया है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज it is important to increase the area under irrigation. Why? ये क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इरिगेशन मतलब सिंचाई व्यवस्था के या खेती करने, एग्रीकल्चर करने का जो ज़मीन है उसको बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर है तो क्यों? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। आप लोग पढ़े हैं कि पालमपुर में क्या क्या क्रॉप्स ग्रोन कल्टीवेशन किया जाता है। वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्ट fill for the following table based on the information on the crops grown in your region। ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है जो आप अपने एरिया में जो अकॉर्ड में एरिया में जो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम है उसके बारे में आपको फिल करना है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आप लोग क्या देखें कि एक प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका क्या है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग बाय वन एरिया, सेम लैंड में मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सेकेंड वे क्या है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर्ड ईयरली। ईयरली इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड on a given pieces of land during single season। तो फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हायर यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, यील्ड इज मेजर्ड एज ए क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। यील्ड कैसे यूज़ होता है ये लैंग्वेज ना, एक मेजरमेंट करने के लिए कि एक ज़मीन के ऊपर, एक सिंगल लैंड के ऊपर, लाइक दैट कि मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर मैंने कितना एग्रीकल्चर गेहूँ आया, मान लिया जाए 2 बीघा ज़मीन में मुझे 3 क्विंटल गेहूँ मिला है। तो ये जो 3 क्विंटल गेहूँ मुझे मिला है, मतलब उस 2 बीघा ज़मीन लैंड का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 3 क्विंटल। इसको यील्ड में मेजरमेंट किया जाता है। Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yield। तो 1960 से पहले तक जो सीड्स कल्टीवेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था वो ट्रेडिशनली, मतलब एक जो एग्रीकल्चर हुआ, कल्टीवेशन होने के बाद जो सीड्स हुआ उसी सीड में से थोड़ा बहुत रखने के बाद वो नेक्स्ट ईयर फिर काम में उसी सीड से कल्टीवेशन किया जाता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशनल सीड्स क्या करते हैं, दिन ब दिन, साल भर, 1 साल 2 साल 3 साल, धीरे धीरे इरिगेशन सिस्टम नीड्स लेस इरिगेशन। इसमें इरिगेशन कम जरूरी, पानी का सिंचाई व्यवस्था का ज़रूरत बहुत ही कम पड़ता है क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो जाता है। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैनर्स एज फर्टिलाइजर। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या देखा जाता है ना, फार्मर्स लोग जो घर पे काउ डंग मिलता है या एरियाज में, उसी को ले जाकर फर्टिलाइजर के तौर पे खेत में यूज़ करते हैं। ऑल दिस वेर readily available with the farmers who did not have to buy them। तो ये सब आइटम, चाहे सीड्स हो, चाहे फर्टिलाइजेशन सिस्टम हो, काउ डंग, नेचुरल फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ
जो लोग परचेस नहीं करना चाहते हैं मार्केट से हायर क्वालिटी या हायर प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल, ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, अपने लैंड एरिया में, अपने गांव में। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज। आफ्टर 1960 जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद, आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जियोग्राफी में पढ़े हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ ना, इंडिया के जो फार्मर लोग थे वो लोग व्हीट और राइस कल्टीवेशन में वैरायटी टाइप्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू किए, सीड्स के ऊपर, बीज के ऊपर। कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV हाई यील्डिंग वैराइटीज promises to produce much greater amount of grain on a single plant. HYV सीड्स यूज करने के बाद जो ट्रेडिशनल सीड्स लोग यूज करते थे उससे बहुत ही ज़्यादा परिमाण प्रोडक्शन देने का वादा किया वो सीड्स। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grain than was possible earlier. इसी के चलते हुए क्या रिजल्ट आया, जो 1960 से पहले क्या होता था ना, जो अगर मान लिया जाए कि 2 बीघा जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर करने के बाद अगर 50 किलो व्हीट्स मिलता था, गेहूं मिलता था, वही 2 बीघा जमीन के ऊपर अभी 3 क्विंटल से 4 क्विंटल गेहूं मिल रहा है। तो ये जो ज़्यादा क्रॉपिंग, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इसके चलते फूड ग्रेन्स का क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही गेन कर रहा है। HYV सीड्स however needs plenty of water and also chemical fertilizer. HYV, बट ये ध्यान में रखना है, ट्रेडिशनल जो सीड्स होते हैं उसमें ज़्यादा सी इरिगेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट HYV सीड्स जब कल्टीवेशन के लिए काम पे लगाया जाता है या यूज़ किया जाता है तब इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो नेचुरल या काऊ डंक जो सीड्स होते हैं उसको छोड़ के उसके बदले में क्या किया जाता है, उसके बदले में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, क्यों ना, ताकि बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड किया जाए। हायर यील्ड were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. तो अगर आपको किसी भी फार्मर को एक्स्ट्रा या हायर यील्ड मीन्स कि हायर प्रोडक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिटेड लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ऑब्वियसली एक फार्मर को HYV सीड्स ज़रूरी है, साथ ही इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ चीज़ों का ज़रूरत है। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ये जो मॉडर्न फार्मिंग, इसका दिशा दिखाया हमारे इंडिया में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड के जो फार्मर लोग थे। द फार्मर्स इन दिस रीजन set up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. तो जो इस एरिया के लोग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड के जो फार्मर थे, ये लोग क्या किया, अपना अपना ट्यूबवेल लगा दिए, इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए HYV सीड्स यूज़ करना शुरू किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू किया, फिर ये सब करके अपना एग्रीकल्चर को डेवलप किया। सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेजर्स विच मेड पोलबूस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। तो कुछ लोग इनमें से और भी ज़्यादा मशीनरी परचेस किया, ट्रैक्टर, थ्रेजर, इस तरीके का मशीनरी जो फार्मिंग करने के लिए, मतलब कल्टीवेशन करने के लिए या हार्वेस्टिंग करने के लिए, पोलबूस्टिंग करने के लिए भी
बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और इसी के फलस्वरूप इन फार्मरों को, किसानों को क्या मिला न, जब ये लोग ज़्यादा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तब इन लोगों को फलस्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ प्रोडक्शन करने को मिल रहा था। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare। पालमपुर में जब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोसेस चल रहा था तब 1300 kg पर हेक्टर में कल्टीवेशन होता था या प्रोडक्शन होता था। विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू द 3200 kg पर हेक्टर, और जब HYV सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया तब वो क्या हुआ, प्रोडक्शन डबल, दुगना से ज़्यादा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, नियर अबाउट 3200 kg पर हेक्टर में हो गया। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount to surplus wheat to sell in the market। और इसके चलते क्या हुआ, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, फार्मर और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया और सरप्लस मतलब प्रॉफिट, मुनाफा और भी ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किया। नाउ लेट्स डिस्कस, यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्या डिफरेंट है मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में? डिफरेंट यही है, मल्टीपल क्रॉपिंग या मॉडर्न फार्मिंग क्रॉपिंग जो भी हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, अगर हम लोग ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्रॉपिंग करते गए तो उसमें प्रोडक्शन कम होगा, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड हायर टेक्नोलॉजीज HYV सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ ओट्स एंड पल्स इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स। Plot this on a graph. Was the green revolution equally successful for both the crops? What is the working capital required by the farmer using modern farming method? वर्किंग कैपिटल कितना ज़रूरत है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में? देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड हो, वर्किंग कैपिटल मतलब ह्यूमन लेबर्स ज़रूरी होता ही है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में भी चाहे इरिगेशन सिस्टम हो, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो या जो भी कुछ काम, उसमें उस मशीनरीज को मेंटेन करने के लिए क्या है, एडुकेटेड लेबर या वेल ट्रेंड लेबर का ज़रूरत होता है। वैसे ही अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है तब हाँ मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत है, बट एडुकेटेड मैन पावर ज़रूरत नहीं, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग एक टेबल दिख रहा है आप लोगों को, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स आफ्टर 1960 जो प्रोडक्शन हुआ पल्स मतलब दाल के ऊपर और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट्स, इसका जो डेवलपमेंट या इसका जो ग्रोथ हुआ टिल 2018 तक, यहाँ पर सर्वे करने के बाद एक रिजल्ट दिया गया है। जैसे 1965 में जब फर्स्ट सर्वे हुआ आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, पल्स पर में 10 मिलियन टन्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था और व्हीट्स भी 10। वहीं पर 1718 में जाके पल्स 24 मिलियन टन्स हो गया, मतलब नियर अबाउट 14 मिलियन टन्स ज़्यादा हो गया, और व्हीट्स भी 10 से 97 में पहुंच गया, मतलब 87 मिलियन टन्स ज़्यादा अभी हमारे देश में व्हीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। Now, will the land sustains? Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Land एक natural resources, people know that very well, तो इसको केयरफुली यूटिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base। साइंटिफिक लोगों के रिपोर्ट के मुताबिक
ये इंडिकेट कर रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब से आया है तब से लैंड का, जमीन का ओवर यूज हो रहा है। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे एरियाज में सॉइल को फर्टिलाइज किया गया है केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोड्यूस करते हुए। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज लेड टू द डिप्लीटेशन ऑफ द वाटर टेबल। बट इन्वायरमेंटल या नेचुरल रिसोर्स के तौर पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये ज़्यादा इरिगेशन के तौर पे जब ट्यूबवेल से पानी वाटर यूज़ किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल रिसोर्स को यूज़ करने के जरिए ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर ऐसे ही चलता रहा दिन ब दिन धीरे धीरे, अगर एक बार ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब दोबारा मिलने का चांसेस बहुत ही कम है, चाहे वो सॉइल हो या चाहे वो ग्राउंड वाटर क्यों ना हो। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम लोग जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में या एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन के बारे में या भविष्य में और भी डेवलपमेंट के बारे में सोचकर हम लोगों को एनवायरनमेंट को, वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are immediately available to plants, but this may not be retained in the। तो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर जो भी होते हैं ये मिनरल्स, पेड़ पौधे को मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और वाटर के साथ बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं वाटर में, और मिट्टी में हो या पेड़ पौधे में बहुत फास्ट मिनरल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड, बट ये रिटेंड नहीं होता है, रुकता नहीं है इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, बट ये मिट्टी में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। दे मे escape फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। ये धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चला जा सकता है और जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर सकता है। रिवर एंड लेक्स ऑल्सो पोल्यूटेड रिवर लेक्स। Chemical fertilizer can also kill bacteria and other microorganism in the soil। केमिकल फर्टिलाइजर का जो बैड इफेक्ट क्या होता है यही हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्या करते हैं ना, फील्ड में मिट्टी में जो बैक्टीरिया रहता है, जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, उसको भी मार सकता है अगर उसका मिस यूज़ होता है तो। दिस मीन्स sometime after their use the soil will be less fertile देन एवर बिफोर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार हम लोग केमिकल इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर लैंड में शुरू कर दिए, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते। तो क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी का जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन सिस्टम था उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। केमिकल फर्टिलाइजेशन के कंजम्पशन या यूज़ में हाईएस्ट में कौन है? पंजाब। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। कंटिन्यूअसली केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने के जरिए वहाँ के सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। लेकिन पंजाब के जो फार्मर्स लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जब उन लोग कॉमन पीपल हैं या फार्मर्स हैं हम लोग, तो हम लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना वो, तो उनको वो भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगा। तो इसी के चलते वो लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर रहे हैं और भी ज़्यादा डेवलपिंग प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। दिस मीन्स
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, और इसी के चलते कल्टीवेशन खेती बाड़ी करने का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है और हम लोगों को भी वो प्रोडक्ट ज़्यादा रेट से परचेज करना पड़ रहा है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर में लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मरों के बीच। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग ये समझ सकते हैं कि लैंड का कितना ज़रूरी है फार्मिंग में। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, अनफॉर्चुनेटली सभी लोगों के पास ज़मीन नहीं रहता है और कुछ लोगों के पास रहते हुए भी वो लोग कल्टीवेशन के में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, पालमपुर की 450 फैमिली में से 1/3 फैमिली मीन्स नियर अबाउट 150 फैमिली जिसके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं था। मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, दलित थे जिसके पास कोई भी ज़मीन नहीं था कल्टीवेशन करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, जिनके पास ज़मीन, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा था, 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, बाकी जो परिवार 450 में से 150 परिवार के पास ज़मीन नहीं है तो बचा कितना 300, जिनमें से 240 फैमिलीज जो अपना लैंड है जिनके पास, लेकिन वो लैंड बहुत ही छोटा, लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एक्वेटेड इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली, लेकिन उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करके उन लोगों का जो फैमिली इनकम या सोर्स ऑफ इनकम वो पूरा नहीं हो पा रहा था। आप लोग उस पिक्चर जो देख रहे हैं, देखिए जो लैंड है कितने पार्ट, छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये बाकी फार्मर 240 फैमिली जैसे फार्मर वो लोग छोटे छोटे प्लॉट में अपने आप का एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इन द ईयर 1960 एक स्टोरी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। गोविंद was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. In the year 1960 में गोविंद नाम का एक फार्मर था जिनके पास 2.25 हेक्टेयर का ज़मीन था जो इरिगेटेड ज़मीन नहीं था, मतलब सिंचाई व्यवस्था उसमें नहीं था। With the help of his 3 sons, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, गोविंद क्या करते थे, अपने तीनों लड़कों के सहायता से या मदद से अपने ज़मीन को कल्टीवेट करते थे। थ्रू दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबल, इसके बाद भी वो लोग कंफर्टेबली अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। द फैमिली मैनेज टू फील्ड itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. वहाँ के जो फैमिली, ये जो गोविंद का परिवार है, एक मैनेज खाना बहुत किसी भी तरीके से मैनेज कर रहा था। एक बफेलो पाले थे, उसका खाना भी कंफर्टेबल बहुत ही डिड नॉट लिटिल वेरी कंफर्टेबली उसका खाना भी प्रोवाइड कर नहीं पा रहे थे। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. कुछ साल पहले गोविंद का डेथ जब हो गया, गोविंद का डेथ होने के बाद, तो गोविंद के डेथ के बाद क्या हुआ, उनका जो 2.25 हेक्टेयर ज़मीन था वो तीनों लड़कों के अंदर डिवाइड हो गया। तो वो ज़मीन का हिस्सा क्या हुआ, कम हो गया, एक एक बच्चे के हिस्से में कम हो गया। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। तो सभी लोगों को कितना करके मिला, 0.75 हेक्टेयर करके। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। गोविंद के जो लड़के हैं वो लोग सब ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगा, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना भी यूज़ कर ले
जो लैंड का परिमाण जो है वो कम हो गया है, और इसी के चलते वो लोग अपना लाइफस्टाइल या अपना लिविंग्स को चेंजेस नहीं ला पाए, गरीबी गरीबी ही रह गया। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। वो लोग ये सोचने लगे कि साल में एक बार खेती कर रहे हैं, बाकी टाइम जो पड़ा रहेगा उस टाइम में कुछ दूसरा काम करके अपना सोर्स ऑफ इनकम और भी बढ़ाया जाए। You can see the large number of small plot scattered around the village in the picture. पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं स्मॉल लैंड ज़्यादा है, स्मॉल छोटे छोटे लैंड बहुत ही ज़्यादा परिमाण है। These आर कल्टिवेटेड बाई स्मॉल फार्मर, ये सब छोटे छोटे फार्मर के द्वारा कल्टिवेटेड किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग दूसरे तरफ देखेंगे थोड़ा सा कि कुछ एरिया लैंड एरिया जो है, जो ज़मीन है वो कुछ बड़े साइज में है, जो कवर्ड किया रहा है, छोटे प्लॉट से भी ज़्यादा परिमाण एक एक ज़मीन में है, एरिया कवर कर रहा है। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. पालमपुर में ऐसा परिवार जो 60 फैमिलीज है जो लोग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड में एग्रीकल्चर करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. कुछ लोगों के पास ऐसा भी है कि ज़मीन 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। ये आप लोग देख पा रहे हैं कुछ बड़े बड़े ज़मीन के पार्ट है, कुछ लोगों कुछ 4-5 दिख रहा है तो जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कुछ देखिए छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं उससे भी छोटा छोटा प्लॉट में, उससे थोड़ा बड़ा प्लॉट में शो कर रहा है पिक्चर में। सो यू पीपल रीड वेरी केयरफुली इन दिस चैप्टर, एंड ऑल्सो ये चैप्टर भी आप लोगों के क्वेश्चन में आएगा। सो यू पीपल रीड